अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। आज हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन को कंपेयर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी और फेज के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है ना, देखिए फ्रीक्वेंसी जैसे आपने सुना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? साइकिल्स पर सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड। अगर एक साइकिल से कम का फासला तय किया जाए तो फिर आप फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? अगर एक साइकिल से कम का फासला तय किया जाए तो आप जो डिस्प्लेसमेंट है पहले उसका एंगल लेंगे ना, उसका एंगल लेंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। रेडियन एंगल जो होता है वो रेडियन में होता है और टाइम क्या होता है? सेकंड में होता है। तो ओमेगा आई एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी होती है, ठीक है, रेडियन पर सेकंड में होती है। जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो एंगल का डेरिवेटिव होती है। जब फ्रीक्वेंसी एंगल का डेरिवेटिव होती है तो एंगल क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रेशन, ठीक है ना। देखो ना, फ्रीक्वेंसी जो है वो एंगल का डेरिवेटिव है, डी थीटा बाय डी टी है, तो एंगल क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी की इंटीग्रेशन। ये चीज आपके ध्यान में रहनी चाहिए ना। इन दोनों एंगुलर मॉड्यूलेशन के अंदर फेज और फ्रीक्वेंसी दोनों मॉड्यूलेशन आती है ना। कुछ बेसिक चीजें देखते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की। अब देखिए हमारे पास एक सिग्नल है फाई ऑफ टी इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। थीटा नॉट क्या है? इसका टी इज इक्वल टू 0 के ऊपर इसका फेज का शिफ्ट है। देखिए यहां 0 के ऊपर जो शिफ्ट है, यानी कि ये 0 से स्टार्ट होने के बजाय ये थीटा नॉट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर इसकी जनरलाइज फॉर्म की जाए तो ये जनरली हम कैसे करते हैं? 0 से स्टार्ट होता है। थीटा नॉट की वैल्यू हम जनरल फॉर्म में 0 रख लेते हैं ना। अब देखें ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट। अब इस केस में एंगल क्या है? ओमेगा सी टी प्लस थीटा नॉट, ठीक है, ये इसका एंगल है। अब एंगल अगर आपके पास है तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें तो ओमेगा क्या होता है? उस एंगल का डेरिवेटिव। ओमेगा क्या होता है? एंगल का डेरिवेटिव। अब इस एंगल का डेरिवेटिव ले टाइम के लिहाज से तो ओमेगा सी कांस्टेंट आ गया, टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, तो ओमेगा सी आ गया प्लस थीटा नॉट कांस्टेंट है तो थीटा नॉट की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। तो ओमेगा ऑफ आई यानी कि इसका स्लोप रेट ऑफ चेंज, देखें डेरिवेटिव हमें क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज है ना, पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ चेंज पर यूनिट जाए एक्चुअली स्लोप ही होता है। तो इसका स्लोप निकला डी थीटा बाय डी टी। जब इसका एंगल का डेरिवेटिव लिया तो सिर्फ ओमेगा सी आ गया, क्योंकि थीटा नॉट एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 होता है और टी का डेरिवेटिव 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अब प्रैक्टिकल केस में बिल्कुल इस तरह का स्लोप मिलना पॉसिबल नहीं होता है ना। प्रैक्टिकल केस में कुछ इस तरह की फिगर आती है कि इसके ऊपर 7 ऊपर नीचे डिस्टॉर्शंस होती हैं, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए अगर फर्ज करें, हम कंसीडर करें कि थीटा नॉट की वैल्यू 0 है, ठीक है, थीटा नॉट की अगर वैल्यू 0 है तो ये क्या बन जाएगा? ए कॉस ओमेगा सी टी है ना, ए कॉस ओमेगा सी टी। ए कॉस ओमेगा सी टी के पास साथ हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के साथ एम ऑफ टी जो है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, और के पी क्या है? उस फेज मॉड्यूलेशन का फेज डेविएशन कांस्टेंट है, ठीक है। ये फेज मॉड्यूलेशन की वजह से हमने ऐड कर दिया। एम ऑफ टी जो है इसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल और के पी क्या होगा? फेज डेविएशन कांस्टेंट। अब ये बन गया ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। ये क्या चीज है? थीटा है, ठीक है। तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। अब अगर थीटा है तो थीटा से आपने वो वेलोसिटी निकालनी हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, तो आप क्या करते हैं? थीटा का डेरिवेटिव ले लेते हैं ना। तो इस चीज का डेरिवेटिव लें, इस चीज का डेरिवेटिव लिया तो टी का डेरिवेटिव 1 आ गया, ठीक है। टी का डेरिवेटिव 1 आ गया तो ये सिंपल ओमेगा सी आ गया। अब ये देखिए एम ऑफ टी जो सिग्नल है ये टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है। के पी कांस्टेंट बाहर आ गया। एम ऑफ टी जब टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है तो हमने लिख दिया डी एम ऑफ टी डिवाइडेड बाय डी टी, यानी कि एम ऑफ टी का डेरिवेटिव।
एम ऑफ टी के डेरिवेटिव को यहाँ पे एम डॉट ऑफ टी लिखा हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव को एम डैश ऑफ टी या एम डॉट ऑफ टी भी लिख सकते हैं। तो ये बना ओमेगा सी प्लस के पी एम डैश ऑफ टी पढ़ लें या एम डॉट ऑफ टी मान लें, क्योंकि एम ऑफ टी का डेरिवेटिव है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखें, ठीक है। अगर हम पहले मैंने आपको कहा थीटा नॉट की वैल्यू 0 कर दें, जब थीटा नॉट की वैल्यू 0 कर दी पिछले केस में, तो यहां पे क्या बन गया, सिर्फ ए कॉस ओमेगा सी टी बन गया। जब ए कॉस ओमेगा सी टी बन गया तो इसके बाद हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी का, जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करनी है तो उसका एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होगा, और इसी तरह इसका एक सेंसिटिविटी कांस्टेंट होगा के ऑफ एफ। तो ये ओमेगा ऑफ आई इज इक्वल टू ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी है प्लस के एफ एम ऑफ टी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के केस में हमने सारी मैनिपुलेशन इसके साथ कर दी, ओमेगा सी के साथ, है ना। जबकि आपको पता है फेज के केस में सारी जो है सिस्टम जो है वो हमने किसके साथ किया था, थीटा ऑफ टी इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस ये सारा थीटा, ये सारा थीटा एज इट इज लिख लिया था, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो रही है तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या है, यहां पे ओमेगा सी है, साथ में टी कांस्टेंट है। अगर देखें ना, जब फ्रीक्वेंसी, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रेशन, तो ओमेगा सी टी आ जाएगा ना। इसी तरह जब फ्रीक्वेंसी का किया तो सिर्फ हमने ओमेगा सी लिखना है, साथ में टी नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी के केस में ओमेगा ले रहे हैं, एंगल के केस में आप क्या ले रहे थे, थीटा ले रहे थे। जब थीटा ले रहे थे तो ओमेगा सी के साथ टी मल्टीप्लाई करना पड़ता था, क्योंकि ओमेगा से हमें थीटा निकालने के लिए ओमेगा की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, ठीक है। ओमेगा की इंटीग्रेशन कैसे, ओमेगा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा सी एज इट इज, तो 1 की इंटीग्रेशन टी बाहर आ जाएगी। तो ये इसलिए हमने साथ में टी मल्टीप्लाई नहीं किया। तो ओमेगा ऑफ आई इज इक्वल टू ओमेगा सी प्लस के ऑफ एफ एम ऑफ टी, है ना, के एफ एम ऑफ टी। अब ये देखिए ओमेगा की वैल्यू है, पिछले केस में थीटा था तो उससे आपने ओमेगा निकाला, अब ओमेगा है तो इससे आप थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है। थीटा निकालने के लिए ओमेगा की इंटीग्रेशन करनी पड़ती है, तो थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सारा ओमेगा ना। ओमेगा की वैल्यू है ओमेगा सी प्लस के एफ एम ऑफ टी। जब ओमेगा सी की इंटीग्रेशन करी तो ओमेगा सी टी आ गया, के एफ एज इट इज कांस्टेंट आ गया, एम ऑफ टी की इंटीग्रेशन हमने साथ की, इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ टी डी ऑफ टी। ये हमने वेरिएबल चेंज किया ताकि चीजें मिक्स ना हो ना, एम ऑफ अल्फा ए ऑफ अल्फा, ये सिर्फ हमने वेरिएबल चेंज किया, इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन बनी, ये सारा एंगल बना इसका, ये सारा एंगल जहां से कॉपी करें इधर पेस्ट करते हैं। ओमेगा सी टी प्लस के ऑफ एफ इंटीग्रेशन ऑफ एम ऑफ अल्फा ए ऑफ अल्फा ना। इंटीग्रेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं, सिग्नल को इंटीग्रेट कर देते हैं ना, जबकि फेज मॉड्यूलेशन में आप क्या करते थे, सिग्नल को डेरिवेट कर देते, के एम डैश ऑफ टी अभी आपने निकाला ना। सिग्नल को अगर डेरिवेट कर दिया था तो हमें फ्रीक्वेंसी फेज मॉड्यूलेशन मिली, इंटीग्रेशन के केस में हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिली। अब अगर फर्ज करें हमारे पास एंगल मौजूद है तो फेज मॉड्यूलेशन क्या होती है, फाई थीटा एंगल मौजूद है तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी, है ना। ये अभी जैसे आपने किया था ना, के पी एम ऑफ टी। अब इससे जब आपने इस थीटा से जब ओमेगा निकाला था तो इस थीटा को क्या किया था, डेरिवेट किया था। जब इस थीटा को डेरिवेट किया था तो ओमेगा सी टी का डेरिवेटिव 1 एज इट, यहां पे 1 साथ मल्टीप्लाई हमने नहीं किया ना, प्लस के पी एम का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी एम बाई डी टी। इसी को आपने अभी ओमेगा सी प्लस के पी एम डैश ऑफ टी लिखा है। इसी तरह एंगल की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के केस में हमारे पास जो एंगल आया था ओमेगा सी टी प्लस के एफ एम ऑफ टी की इंटीग्रेशन है ना, ये पीछे देखें एम ऑफ टी के भी आप ये इंटीग्रेशन आई थी ना, एम ऑफ टी की इंटीग्रेशन आ गई थी। अब जब ओमेगा निकालना है, इसमें से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो इसी सिग्नल को क्या करेंगे, डेरिवेट कर देंगे। इस सिग्नल को जब डेरिवेट करेंगे तो ओमेगा की टी की डेरिवेशन 1
और यहां पे डेरिवेशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह हम फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन निकालते हैं। एक के केस में डेरिवेटिव होता है, दूसरे के केस में सिंपल होता है ना। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली एनालाइज करते हैं। देखें, एक सिग्नल में एम चाहिए होता है तो दूसरे में एम की इंटीग्रेशन चाहिए होती है। ठीक है, अगर एक सिग्नल में एम चाहिए होता है तो दूसरे केस में एम की डेरिवेशन चाहिए होती है। सही है ना, ये एम चाहिए तो यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा के केस में एम की इंटीग्रेशन चाहिए। यहाँ पे अगर एम चाहिए तो एम की क्या चाहिए, डेरिवेशन चाहिए। तो हमें सिग्नल, ओरिजिनल जो सिग्नल है उसका या तो डेरिवेटिव मौजूद हो और या फिर उसका इंटीग्रेशन मौजूद हो, तो फिर हम इससे फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन दोनों कर सकते हैं। अब देखें, ये हमारा सिग्नल है ना, कैरियर सिग्नल है। कैरियर सिग्नल में तो कोई मसला नहीं। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। ठीक है, ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इसका, अभी मैंने आपको बताया कि इसका डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन एक चीज चाहिए, क्योंकि एक केस में एम है, दूसरे में एम की इंटीग्रेशन है। अगर एम है तो एम की डेरिवेशन है। ठीक है, ये साइन वेव बन रही है ना, साइन वेव का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस। तो हमने क्या कर दिया, इसके साथ कॉस वेव डॉटेड फॉर्म में बना दी। ठीक है, कॉस वेव डॉटेड फॉर्म में बना दी। अब देखें, ये साइन वेव के लिहाज से ये सिग्नल है, साइन वेव के लिहाज से आप फ्रीक्वेंसी कर लें ना, साइन वेव के लिहाज से अगर फ्रीक्वेंसी कर लें तो जीरो से जब मैक्सिमम तक जा रही है तो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी। इसी तरह फ्रीक्वेंसी जीरो से जब मिनिमम तक जा रही है तो जहां फ्रीक्वेंसी कम होते 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 कम हो गई। इसी तरह यहां से जब बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी जहां से बढ़ मैक्सिमम तक पहुंच गई। इसी तरह यहां से जब आगे चलाएंगे तो ये कम होते होते तो जहां मिनिमम तक पहुंचे। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी सिंपली फ्रीक्वेंसी से क्या कर लिया आपने, फ्रीक्वेंसी के साथ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन नहीं कर ली। अगर इसी के सिग्नल के साथ फ्रीक्वेंसी, इसी सिग्नल के डेरिवेटिव के साथ आप फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करेंगे तो आपको फेज मॉड्यूलेशन मिलेगी। ठीक है, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब मिनिमम है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, नीचे वाला लाइन देखें, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब मिनिमम है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम है तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसी सिग्नल के साथ हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिली, और उसके डेरिवेशन यानी कि उस सिग्नल की दूसरे रिफ्लेक्शन के साथ हमने किया तो उसके साथ क्या मिला, साइन का इंटीग्रेशन भी कॉज होता है और डेरिवेशन भी कॉज होता है ना। अब उसके साथ हमने किया तो हमें क्या मिला, वो फेज मॉड्यूलेशन मिल गई। ठीक है, ये यहां से हम देख रहे थे ना, ये के ऑफ एफ था ना, एक सिग्नल सिंपल सा और दूसरा उसका डेरिवेटिव था। अब सिग्नल सिंपल सिस्टम के साथ हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, उसके डेरिवेटिव के साथ हमें जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तो हमें फेज मॉड्यूलेशन मिलेगी। अच्छा, जनरेशन ऑफ एफएम फ्रॉम पीएम एंड जनरेशन ऑफ पीएम फ्रॉम एफएम। अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन हो उससे हम फेज कैसे हासिल कर सकते हैं, और अगर फेज हो तो फ्रीक्वेंसी कैसे हासिल कर सकते हैं, ये चेक करते हैं। अब देखिए, हमारे पास एम ऑफ टी एक सिग्नल है। ठीक है, इस सिग्नल को अगर इंटीग्रेट करके इसकी फेज मॉड्यूलेशन करें तो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिलती है। ठीक है, अगर एक सिग्नल है उसको डेरिवेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो हमें फेज मॉड्यूलेशन मिलती है। जैसे देखें, ये पिछले केस में यहां पे एक सिग्नल था, इसको डेरिवेट किया, जब इसको डेरिवेट किया तो साइन का डेरिवेशन कॉस आ गई, इसके डेरिवेशन के साथ जब हमने फ्रीक्वेंसी की तो हमने फेज मॉड्यूलेशन मिल गई। ठीक है, सिग्नल के डेरिवेशन के साथ जब फेज मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करते हैं तो हमें फेज मॉड्यूलेशन मिलती है। ठीक है, एक मॉड्यूलेशन से दूसरी मॉड्यूलेशन हासिल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एम ऑफ टी का अगर सिग्नल का इंटीग्रेशन ले लें, उसकी फेज मॉड्यूलेशन कर लें तो हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मिल जाती है। ठीक है, अगर फेज मॉड्यूलेशन करनी है तो हमें सिग्नल का डेरिवेटिव लेके उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो हमें फेज मॉड्यूलेशन मिल जाती है। जैसे पिछले केस में मैंने देखा कि हमने क्या किया, सिग्नल को डेरिवेट कर लिया, जब सिग्नल को डेरिवेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तो हमें फेज मॉड्यूलेशन मिली। अगर सिग्नल को इंटीग्रेट करके उसकी फेज करें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। ये दो चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। कंपैरिजन करते हैं दोनों का ना।
क्या क्या होता है। सबसे पहली चीज वही कि सिग्नल को एक से दूसरे वाली फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। फ्रीक्वेंसी से हम फेज बना सकते हैं और फेज से हम फ्रीक्वेंसी बना सकते हैं। वो कैसे बनाते हैं? अगर सिग्नल को डेरिवेट करके उसकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन करें तो हमें फेज मॉड्यूलेशन मिलती है। अगर सिग्नल को इंटीग्रेट करके फेज मॉड्यूलेशन करें तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। आप एक ध्यान में रख लें कि अगर एक सिग्नल है उसको हमने डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, डेरिवेटिव के साथ हमने जब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की तो हमें फेज मिल जाएगी, ठीक है। डेरिवेटिव प्लस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज। अब जब डेरिवेटिव प्लस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फेज आ जाएगा तो उल्टी चीजें, जब यहां डेरिवेशन डाला तो ऊपर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन डाल देंगे। इंटीग्रेशन प्लस फेज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारा सिग्नल जो होता है वो वेरी हो रहा होता है फ्रीक्वेंसी के लिहाज से, जबकि फेज में जो होता है वो हम फेज की डेविएशन के प्रोपोर्शनल होता है। इसकी नॉइज इम्यूनिटी जो होती है निस्बतन ज्यादा अच्छी होती है ना फेज मॉड्यूलेशन की, ठीक है। इस केस में जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी SNR निस्बतन बेहतर होती है, ठीक है। इसकी नॉइज इम्यूनिटी ज्यादा होती है और इसकी क्या होती है? SNR अच्छी होती है। लेकिन इसकी FM से नॉइज इम्यूनिटी कम होती है ना। अब इसकी इससे ज्यादा होती है, इसकी नॉइज इम्यूनिटी ज्यादा होती है AM से, इसकी नॉइज इम्यूनिटी FM से भी ज्यादा होती है। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है इसकी नॉइज इम्यूनिटी भी ज्यादा है, इसकी SNR भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसकी रेंज जो है 88 से 108 तक होती है। इसमें मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। अब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में हमारे पास सिग्नल जो होता है वो इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट वेरी हो रहा होता है। फेज मॉड्यूलेशन में हम क्या सिग्नल जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू फेज हो रहा होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो होती है वो डायरेक्टली वेरीड हो रही होती है, ठीक है। जब फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली वेरी हो रही होती है तो फेज इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली वेरी हो रहा होता है, ठीक है। ये बात बड़ी अजीब सी है कि जब आप फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, देखो ना फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी और फेज आपस में एक दूसरे का डेरिवेशन एंड इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं ना। ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी है ना। तो ओमेगा जो होता है वो डी थीटा बाई डी टी होता है। इसी तरह का थीटा निकालें तो वो ओमेगा का क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। जब हम फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट वेरी कर रहे होते हैं तो फेज जो कैरियर है वो इनडायरेक्टली वेरी हो रहा होता है। इसी तरह जब हम फेज डायरेक्ट वेरी कर रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी इनडायरेक्टली वेरी हो रही होती है, ठीक है। तो ये एंगल मॉड्यूलेशन दोनों जो साइमल्टेनियसली परफॉर्म हो रही होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा।